नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर महिपाल राठौड़ और आज हमारे साथ मौजूद हैं यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में रैंक 16 हासिल करने वाली कानपुर की मिस गुंजन सिंह। गुंजन जी, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर। Thank you. Thanks a lot. Hello everyone. एंड गुंजन जी, आपको पूरी टीम की तरफ से, स्टडी आईक्यू टीम एंड हमारे सभी सब्सक्राइबर्स की तरफ से मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कहता हूं कि आपने सिविल सर्विसेज एग्जाम में 16 रैंक हासिल करी है। बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है आपका। और आज आप हमें बताइए कि आपकी जर्नी क्या रही, कैसी रही। इसी बारे में हम बातचीत करेंगे ताकि भविष्य में एस्पिरेंट्स आपकी जर्नी से इंस्पायर होकर अपनी तैयारी कर सकें और इस एग्जाम को क्रैक कर सकें। तो गुंजन जी, पहला सवाल ये है कि आप पढ़ाई पढ़ाई कहाँ पर हुई, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा सा हमें अपने बारे में बताइए। Yes sir. I was born and brought up in Kanpur in Uttar Pradesh और मेरी 12th तक की स्कूलिंग यहीं पर ही हुई है। और मेरे पिताजी श्री बाबूराम वर्मा वो असिस्टेंट इंजीनियर है, सहायक अभियंता हैं जल निगम में। मेरी माताजी शिक्षिका हैं गर्ल्स गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में। तो बचपन से ही एक पढ़ाई का दौर, मतलब एक माहौल हमेशा घर में बना रहा। और उसके बाद मैंने आईआईटी रुड़की से ग्रेजुएशन किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद मैंने 1 साल जॉब भी किया है एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इन एन आईटी कंपनी। और फिर मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई थी तैयारी करने के लिए एंड दिस वाज माय थर्ड अटेम्प्ट सर। तो आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी, उसके बाद जॉब भी किया। तो आप सिविल सर्विसेज की तरफ कैसे आपका रुझान हुआ, कि जॉब करते के समय या फिर पहले से आपका था मन कि सिविल सर्विसेज में जाना है, जॉब केवल कुछ समय के लिए है? सर सिविल सर्विसेज का रुझान थोड़ा बचपन से ही था, पर वो बहुत ही एक नेबुलर सा थॉट था कि ठीक है सिविल सर्विसेज में जाना है। तब शायद महत्व नहीं पता था सिविल सर्विसेज का, पर बस एक पेरेंट्स वगैरह बोलते हैं वो था। और मेरे एक बड़े भाई थे जिनका निधन हो गया, तो उनका भी बहुत मन था कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूं। तो बचपन से एक ये थॉट था। फिर जब मैं कॉलेज गई, आईआईटी रुड़की गई, और वहाँ पर एक एनएसएस होता है, नेशनल सर्विस स्कीम, जिसमें हम गांव-गांव जाकर के काम करते हैं, वो हमारे सब्जेक्ट का पार्ट होता है। तो जब मैंने वो सब काम किया, मैं गाँव गई और मैं ऐसे लोगों से जुड़ी और वहाँ पर मैंने काम करना शुरू किया। और एनएसएस के बाद हम कुछ बच्चों ने ही मिलकर के एक ग्रुप बनाया, भारत वंदन उस ग्रुप का नाम था। और हम लोगों ने एक पर्टिकुलर गाँव चूज़ किया, भंगीरी गाँव चूज़ किया, और हमने उसमें जब काम करना शुरू किया और उसमें इतनी अड़चनें देखी हमने, और थोड़ी छोटी से छोटी सफलता भी जब प्राप्त की, और जब उसमें मैंने नोटिस किया कि यही मेरी कॉलिंग है, ये मेरा पैशन है, बहुत अच्छा लगता था उस काम में। तब मैंने डिसाइड किया कि व्हाई नॉट टू प्रिपेयर फॉर सर्विसेज, व्हाई नॉट टू गेट इनटू सर्विसेज, और इसे अपना मैं मेन स्ट्रीम प्रोफेशन करियर ही बना दूं। तो वहां से ये पूरा एक दौर रहा जो कि कल्मिनेट हुआ जाकर के रुड़की में। तो जॉब जब आप कर रही थी, तब आपने ये नहीं सोचा कि जॉब के साथ साथ मैं तैयारी करूं, या फिर आपने ये डिसीजन आपने कैसे लिया कि आई लीव जॉब एंड प्रिपेयर फुल टाइम, और कितना कठिन डिसीजन था ये? सर जॉब के साथ प्रिपरेशन मेरी उतनी मतलब मैं उसके बारे में थॉट नहीं दे पाई थी, पहली बात तो। दूसरी बात तो कि सर बस मेरे मन में हमेशा एक था कि मुझे तैयारी करनी है, पर क्या तैयारी करनी है, क्या बुक के सोर्सेज होंगे, क्या मटेरियल्स होंगे, वो चीज़ मुझे कभी मतलब एग्जैक्ट नहीं पता थी। तो वो मुझे दिल्ली आकर के ही पता चला। जैसे पॉलिटी में लक्ष्मीकांत मुझे सबसे पहली बार दिल्ली में ही पता चला। तो उसके पहले तक बस ये था कि तैयारी करनी है। तो जॉब के टाइम मैंने उस चीज़ को उतना सीरियसली भी नहीं मैं फ़ोकस कर पाई उस चीज़ पे। तो एक ये चीज़ थी। और चीज़ ये है कि पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट था। तो मतलब मैं ये कहूँगी, ख़ासकर गिवन जो हमारा एक सोशल स्ट्रक्चर है, ख़ासकर मैं बोलूँगी कि एक लड़कियों के प्रति थोड़ा-सा एक बायस रहता ही है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये अपवाद है मेरे लिए कि मेरे माता-पिता ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया है, मेरे मामा जी ने, मतलब मेरे रिलेटिव्स ने भी बहुत प्रोत्साहित किया है कि तुम जाओ, तैयारी करो। तो एक वो था, और बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होता है। और बल्कि पता नहीं, वो इट वाज़ जस्ट वन फाइन डे आई वोक अप एंड आई डिसाइडेड कि बस हो गया, अब मुझे तैयारी करनी है। तो ये वैसा ही था, और मैंने रेज़िग्नेशन वहाँ पर दिया और आई केम टू दिल्ली। आई थिंक यहाँ पर जो एस्पिरेंट्स के लिए सीखने लायक बात वो है कि आप अगर काबिल हैं, आपके माँ-बाप को आप यकीन दिला सकें कि आप में वो काबिलियत है, तो आपके घरवाले आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। चाहे आप लड़का हो, बिल्कुल लड़की सर, हो, आपके माँ-बाप आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल, रिलेटिव्स भी करेंगे। क्योंकि एक ये जनरली एक बिल्कुल। नेगेटिव परसेप्शन रहता है कि रिलेटिव्स क्या कहेंगे, घरवाले क्या कहेंगे, बट ऐसा नहीं है। आप काबिल हैं तो बिल्कुल आपको सभी सपोर्ट करेंगे और आप अपनी मेहनत करिए। तो गुंजन जी, थैंक यू। आपने जब तैयारी स्टार्ट करी, सो हाउ डिड यू गो अबाउट इट? आपको कोई मेंटर अवेलेबल थे, या फिर आपने कोचिंग क्लास जॉइन करी, या खुद से सेल्फ प्रिपरेशन स्टार्ट करी?
जी, मेरी जॉब करते-करते सेविंग्स हो गई थी अच्छी खासी, तो मैंने जॉब में ही वहाँ से ही मैंने बाजीराम एंड रवि क्लासेस में वहीं से ही एनरोल कर लिया था आने से पहले ही, और मैंने अपना ऑप्शनल भी ज्योग्राफी डिसाइड कर लिया था। तो वो भी मैंने शब्बीर सर जो कि बाजीराम एंड रवि में ही थे, तो उनकी क्लासेस एनरोल कर ली थी और वो आते ही मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तब बिल्कुल सारी चीज़ें ही नई थी, तब मैं इतना नहीं फ़ोकस कर पाई थी कि मेंस के लिए भी अलग से पढ़ना चाहिए या क्या क्या करना चाहिए। तब मेरा बस ये था कि जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है, वो मैं लगातार कोचिंग करके आती थी और बस वही पढ़ती रहती। तो आई गेस मेरा सर पूरा पहला साल प्री की ही तैयारी करने में गया अच्छे से। पर मुझे बाद में ये रियलाइज़ किया कि ठीक है, मैंने आंसर राइटिंग नहीं की, वो अलग चीज़ है, जो कि मैं भी अगर बोलूँगी बच्चों को तो यही बोलूँगी कि एक इंटीग्रेटेड और बैलेंस्ड अप्रोच रखें। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका पहला या दूसरा फाउंडेशन ईयर होता है, व्हेन यू आर गेटिंग टू नो न्यू कॉन्सेप्ट्स, और अभी आप फ़ैमिलियर हो रहे हो पढ़ाई के तरीकों से, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे अगर मुझे द हिंदू पढ़ने में 2 घंटे भी लग रहे थे, तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी स्टार्टिंग का टाइम है, चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो धीरे-धीरे ही चले। तो पहले साल ऐसा था, और मेंटोर में तो ऐसे स्पेसिफिक नहीं है कोई, पर शब्बीर सर की क्लासेस जब करती थी, तो शब्बीर सर इन जनरल बहुत ही मोटिवेशनल स्पीकर मैं बोलूँगी वो हैं। तो क्लास स्टार्ट होने के 15 मिनट पहले ही उस सब बच्चों को जब भी एड्रेस करते थे, तो मुझे याद है मैं अपनी कॉपी के साइड में भी उनकी जो मोटिवेशनल कोट्स होते थे वो लिख लिया करती थी, क्योंकि पता था कि ये एक बहुत ही मोनोटोनस सा दौर होने वाला है, जिसमें फ्रेंड्स छूटने वाले हैं, फैमिली से कम बातचीत होने वाली है, करोल बाग या पटेल नगर के एक छोटे से रूम में रहने वाली हूँ, तो आई गेस यही एक सब चीज़ें होंगी जो मुझे देखते रहना होगा और इन्हीं से मुझे तैयारी करनी होगी। तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट जो था वो किस साल में था? 2017? यस सर, मैं 2016 में दिल्ली आ गई थी, 2017 में मेरा पहला अटेम्प्ट था, एंड मेरा प्री भी नहीं क्लियर हो पाया था पहले अटेम्प्ट में। तो प्री जब आपका क्लियर नहीं हुआ तो फिर उसके बाद आपने सेकंड अटेम्प्ट के लिए क्या चेंज किया या क्या बदलाव किया अपनी तैयारी में? सर मैंने एक चीज़ मैं ये कहूँगी सर, जो पहला अटेम्प्ट मेरा प्री नहीं हुआ था, मुझे ऐसा लगता है कि हम जैसे अब मैं बोलती हूँ कि मुझे थर्ड अटेम्प्ट में सफलता मिली है। पर ये होता है कि ये पूरा एक क्यूमुलेटिव प्रोसेस होता है, जो भी हम नॉलेज मतलब पढ़ते जाते हैं, वो पूरा एक नॉलेज बेस हमारा बनता ही जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने पढ़ाई अच्छे से कर ली थी, पर मेरा जो एक कहते हैं ना आंसर की तरफ अप्रोच करने का या फिर आंसर करने का अप्रोच उतना सही नहीं था। तो सेकंड अटेम्प्ट में सर मैंने क्वेश्चन टेस्ट सीरीज मार्केट से मैं ले आई थी काफ़ी सारे, क्योंकि उतने ज्वाइन करने के उतने पैसे नहीं बचे थे मेरे पास। तो मैं वो टेस्ट सीरीज बहुत ढेर सारी कोचिंग्स के ले आई थी और उन्हीं को ही बैठ करके सॉल्व करती रहती थी। तो फर्स्ट ईयर में मैंने ऐसे काफ़ी अच्छे से, जैसे लक्ष्मीकांत जो पॉलिटी की बुक है, उसको 3-4 बार पढ़ लिया था। मैंने हिस्ट्री में बिपिन चंद्रा और स्पेक्ट्रम पढ़ रखी थी। तो मैंने सारे जितने भी स्टैटिक सोर्सेस थे, उनको मैंने कम से कम 3-4 बार रीडिंग दे दी थी। बात ये थी कि मैं कैसे आंसर कर रही हूँ, उसका अप्रोच मुझे अच्छे से नहीं आ पाया था। जैसे कि अगर कोई भी क्वेश्चन होता है प्री में, अगर हम देखते हैं वो एमसीक्यूज़ होते हैं, तो मेरा पहले ऐसा अप्रोच होता था कि मैं क्वेश्चन पढ़ती थी और अगर मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो मैं उसके ऑप्शंस भी पढ़ने की ज़हमत नहीं मोल लेती थी और मैं आगे बढ़ जाती थी। तब मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, थोड़ा-सा मुझे आगे बढ़ना चाहिए, एक रिस्क टेकिंग फैक्टर होना चाहिए इसमें, और मुझे समझना चाहिए कि कैसे मैं एलिमिनेट कर सकूँ ऑप्शंस को, और वो सारी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ों पे मैंने फ़ोकस किया है काफ़ी ज़्यादा अपने सेकंड अटेम्प्ट में। और क्योंकि मेरा प्री नहीं निकला था सर, तो एक कहते हैं कि वो कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा था कि इस बार मैं मेंस लिख पाऊँगी कि नहीं। तो उसमें भी मेरी थोड़ी-सी गलती हो गई थी कि मैंने मेंस की उतनी तैयारी नहीं की थी। पर जब प्री का रिज़ल्ट आ गया था फाइनली और मेरा प्री क्लियर हो गया था, तब एकदम लग कर के मैंने, जो मेरा ऑप्शनल था ज्योग्राफी, मैंने तुरंत उसके लिए एक टेस्ट सीरीज़ जॉइन की गाइडेंस आईएएस में, और मैंने विजन आईएएस में जाकर के तुरंत जॉइन किया जीएस की टेस्ट सीरीज़, और मैंने जल्दी-जल्दी आंसर राइटिंग और वो सारी चीज़ें स्टार्ट की। मतलब मैं अगर समराइज करके कहना चाहूँ तो आपने सेकंड अटेम्प्ट में अपनी तैयारी को थोड़ा-सा मैच रेडी बनाया, अगर हम कहें कि स्पोर्ट्स टर्म में। तो आपकी तैयारी, आपने पढ़ाई सब कर रखी थी फर्स्ट अटेम्प्ट के दौरान ही, लेकिन आपने मॉक्स प्रैक्टिस नहीं किए थे इतने ज़्यादा, या फिर आप मैच रेडी नहीं थे। तो सेकंड अटेम्प्ट में आपने उसमें बदलाव लाया और आपने सफलता हासिल करी।
तो यहाँ पर ये भी हाँ बात जी, ध्यान वो देने योग्य कहते है हैं कि कि स्मार्ट स्टडी वाली जो चीज़ अपन हमेशा हम बोलते हैं कि हर चीज़ बस पढ़ते नहीं जाना है, मतलब अब आपको ये देखना है कि क्या आप स्मार्टली पढ़ सकते हो और क्या नहीं। तो सेकंड अटेम्प्ट में जैसे मैंने कुछ पिछले साल के पेपर्स को भी एनालाइज़ किया कि क्या हो सकता है, तो मैंने नोटिस किया कि जैसे करंट अफेयर्स, एनवायरनमेंट रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, ये अच्छे से आ रहे हैं। मैंने रियलाइज़ किया कि पॉलिटी से ये कुछ चैप्टर्स हैं, ये अच्छे से आ रहे हैं, तो व्हाई शुड आई नॉट फोकस ऑन दीज़? तो वही एक तरीका था कि एक स्मार्ट बोल सकते हैं कि एक स्मार्ट स्टडी की तरफ ज्यादा फोकस किया। यानी अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया और उन पे काम करके उन्हें स्ट्रांग बनाया। ओके। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मेंस का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या आप मेंस के लिए अपने खुद के नोट्स अलग से प्रिपेयर करती थी? क्या आपने कुछ पॉइंट वाइज नोट्स बना रखे थे पहले से, उन्हीं को रिवाइज करती थी, या फिर जो स्टैटिक के लिए जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उन्हीं को आप पढ़ते रहे और बस आंसर टेस्ट पेपर्स आपने सॉल्व किए? डिड यू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा फॉर मेंस? दैट इज माय क्वेश्चन। सर जब मैंने पहला मेंस दिया था, तब जब रिजल्ट आ गया था प्रीलिम्स का, उसके बाद मैंने मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, क्योंकि आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट कि ये वाला भी प्रीलिम्स निकल पाएगा कि नहीं। आई गेस मैं बच्चों को भी यही अगर बोलूंगी कि अगर कुछ सीखना होगा मेरे मिस्टेक से, तो यही करें कि कब इतना अंडर कॉन्फिडेंट भी ना रहें। अगर उन्हें पेपर दे लिया है तो लेट इट गो और आगे की तरफ बढ़े। मेरे केस में ऐसा नहीं हो पाता था, तो मेरे पास समय कम रहा, तो मैंने थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग किया है इसमें सर। जैसे मैंने ये नोटिस किया कि अब मैं बुक्स नहीं पढ़ पाऊंगी, मतलब इतना समय नहीं है कि मैं बुक्स भी पढूं और फिर टॉपिक वाइज चलूं। तो मैंने जैसे अगर GS3 की मैं बात करूं, तो मैंने नोटिस किया कि जो एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक्स वाले टॉपिक्स हैं, वो मेरा ऑप्शनल से अच्छे से कवर हो जा रहा है। पर जैसे कुछ इंटरनल सिक्योरिटी हो गए, या फिर जो ये साइंस टेक्नोलॉजी हो गया, ये ऐसे जो टॉपिक्स हैं जो जिसके लिए मैं बुक्स नहीं पढ़ पाऊंगी, तो मैंने क्या किया कि टेस्ट सीरीज 3-4 कोचिंग्स की यूज की। उनके मैंने जो मॉडल आंसर्स होते हैं, मैंने उनको बहुत ही एक्सटेंसिवली सॉल्व किया, उन्हीं को ही पढ़ा, और उन्हीं से ही मैंने छोटे छोटे नोट्स बनाए। मतलब कहते हैं ना, रिवर्स इंजन, बैक ट्रैक किया मैंने चीज़ों को, और वहां से और थोड़ा बहुत इसमें नेट का सहारा लिया, सिलेबस के कीवर्ड्स उठाए, और ऐसे मैंने एक एक दो दो पेजेस के समराइज किए थे। तो ये मेरा पहले अटेम्प्ट में था। इस साल मैंने थोड़ा इसको और इलैबोरेट और अच्छे तरीके से किया है इसी चीज़ को, क्योंकि इस बार मैंने प्रॉपर अच्छे से समय दे करके किया है, तो इस बार अच्छा समय रहा। वैसे मैं पूछना चाहूंगा कि आप सेकंड अटेम्प्ट में मेंस में कितने मार्क्स से आप चूक गई? आई मीन इंटरव्यू कॉल जो था। इंटरव्यू कॉल मैंने दिया था सर। मैं इंटरव्यू के लिए अपेयर हुई थी सेकेंड अटेम्प्ट में। मैं टोटल 11 या 12 मार्क्स से, मेरा टोटल कट ऑफ से मैं रह गई ओके, थी। माय मिस्टेक, आई डिड नॉट नो दैट सेकंड अटेम्प्ट में आपने अरे इंटरव्यू नो किया। प्रॉब्लम सर। इसका मतलब आपने मेंस, आप कट ऑफ से ऊपर मार्क्स लाए, तो ऑब्वियसली आपका मेंस में आपने स्ट्रेटेजी आपकी काम करी और बहुत सही नंबर्स आपके आए। तो थर्ड अटेम्प्ट में भी आपने सेम स्ट्रेटेजी रखी मेंस के लिए? जी नहीं सर, मैंने क्या किया कि सबसे पहले जब मार्क्स आउट हो जाते हैं हमारे उस मीन्स के, तो मैंने देखा कि मेरे कहाँ-कहाँ पर कम है। वही सेम चीज़ कि क्या मेरे स्ट्रेंथ हैं, तो ये जो स्ट्रेंथ है मैंने नोटिस किया कि जैसे मेरा ज्योग्राफी का पेपर 2 अच्छा था, मेरा GS 2 में भी ठीक मार्क्स है, GS 3 में भी ठीक मार्क्स है। तो मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि इसमें अब मुझे बस थोड़ा-थोड़ा ही आगे बढ़ाना है। पर जैसे एथिक्स था, एसे था, और GS ज्योग्राफी पेपर 1 था, आई रियलाइज़ कि नहीं, इसमें मुझे थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस अटेम्प्ट में मैंने इन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया है और इन्हीं की अच्छे से आंसर राइटिंग की है। और जैसे अब मैं अगर बात करूँ एथिक्स की, तो एथिक्स में पहले उसको उतना समझ नहीं पा रही थी कि क्या डिमांड है पेपर की या कैसे अप्रोच करना है। तो इस बार मैं आराम से बैठी और मैंने इस बार थोड़े ब्लॉग्स भी देखे, जैसे DK बालाजी सर हैं। उन्होंने, वो काफ़ी शायद फेमस हैं अपने एथिक्स प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को लेकर के। तो मैंने उनके ब्लॉग्स पढ़े और उनकी एक बुक भी है, तो मैंने वो उस बुक को भी रेफर किया। तो मैंने ये सब थोड़ी-थोड़ी छोटी चीज़ें की, जिससे मैंने अपने आंसर राइटिंग को थोड़ा इम्प्रूव किया। मैंने इस बार और भी आंसर्स लिखे, इस बार मैंने ऐसे भी प्रैक्टिस किया। तो वही है कि सर मैंने आंसर राइटिंग पे और जो मेरे वीक पॉइंट्स थे, मैंने उन्हीं पे ही फोकस करके कोशिश किया कि उनको इम्प्रूव करूँ। क्या आपने ऑनलाइन सोर्सेज का सहारा लिया, और अगर हाँ तो किस हद तक? यानी कि क्या कंप्लीटली कुछ टॉपिक्स के लिए ऑनलाइन डिपेंडेंट थी, या फिर मिक्स ऑफ बोथ प्रिंट एंड ऑनलाइन? ऑनलाइन के लिए सर मैं कहूँगी कि मैं जब बहुत स्टार्टिंग में 2016 में मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, तब ऐसे इनसाइट्स और IAS बाबा को मैं थोड़ा रेफ़र कर लेती थी। पर उसके बाद क्योंकि मैं दिल्ली में ही थी, तो मुझे लगता है कि ऑफ़लाइन ज़्यादा बेटर था मेरे लिए, क्योंकि तुरंत गए, वहीं पे ही आंसर भी लिख रहे हैं बैठ कर के। तो ये ऑनलाइन पे मैं उतना रिलाय नहीं कर पाई और सारा ऑफ़लाइन ही रखा सर। अब आते हैं इंटरव्यू पर। आपने 2 बार इंटरव्यू दिया है, दोनों बार आपका एक्सपीरियंस क्या रहा?
कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस था, या फिर आप कहेंगे कि आपका इंटरव्यू मोर और लेस ऑन द डेजिग्नेटेड लाइंस जैसा आमतौर पर होता है वैसा गया, या फिर कुछ आपसे आउट ऑफ द वर्ल्ड क्वेश्चंस पूछे गए? ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। जो मेरा पहला इंटरव्यू था वो बस्सी सर का बोर्ड था, और वो मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है कि जब पहला इंटरव्यू होता है तो वो थोड़ा प्यार से भी ट्रीट करते हैं कि ठीक है, आप बताइए कि आपका क्यों सपना है, क्यों यूपीएससी में आना, मतलब क्यों सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना है, वो था। मुझे पहले में अबाउट 170 मार्क्स मिले थे पहले अपने इंटरव्यू में। मुझे अभी इस बार के मार्क्स नहीं पता हैं। इस बार मिस्टर बीबी व्यास जी का बोर्ड था, और इसमें थोड़े से ग्रिलिंग क्वेश्चंस थे, थोड़ा सा कह सकते हैं कि जो मेरा पहला एक्सपीरियंस था उतना ऐसे स्वीट सा इंटरव्यू नहीं हुआ था। मतलब जैसे अगर ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल है तो मुझसे सीधे सैटेलाइट्स पे क्वेश्चन पूछे कि सैटेलाइट क्या कैसे काम होता है, जियो सिंक्रोनस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स में डिफरेंस क्या है। तो कहते हैं ना कि जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं तब जैसे ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो मैं सोच के गई थी कि मे बी एग्रीकल्चर या अपने इंडिया रिलेटेड इश्यूज होंगे, तो थोड़ा सा वो लेकर के एक वो हो गया था, एक कहते हैं नर्वसनेस जैसा एक आ गया था कि ठीक है, आई एम नॉट नोइंग द आंसर्स। बट देन बैक ऑफ द माइंड ये था कि दिस इज अ पर्सनैलिटी टेस्ट, दिस इज नॉट अ नॉलेज टेस्ट। तो इट इज नॉट अबाउट लूजिंग योर कूल, इट इज saying very honestly कि सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट और आई डू नॉट नो द आंसर। और इस बार मेरे इस इंटरव्यू में ऐसे काफी जगह गया है कि आई हैड टू यूज दीज फ्रेजेस कि मुझे नहीं पता है। और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं मुझसे। थ्री इडियट्स के बारे में पूछा गया कि आपने आमिर खान की थ्री इडियट्स देखी है तो आपको क्या समझ में आता है इस मूवी से, और क्या सबको आमिर खान बनना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इसमें मैंने थोड़े ठीक आंसर किए, क्योंकि मैंने इसमें हायर एजुकेशन के प्रॉब्लम्स पे बात किया, और मैंने कहा कि कैसे प्रोजेक्ट बेस्ड और डेडलाइंस और रोट लर्निंग पे ही चीज़ें फोकस रहती हैं, और कैसे आमिर खान ने एक संदेश देने की कोशिश की कि वॉट एवर फील्ड यू चूज हमेशा एक्सेल करने की सोचो, ना कि बस एक भेड़ चाल में रहने की सोचो। और उन्होंने जब पूछा कि क्या आप को लगता है कि सबको आमिर खान बनना चाहिए, तो मैंने कहा कि आमिर खान इसमें सिर्फ एक पढ़ाई, एक एक्सीलेंस की चीज दिखाना चाह रहे थे। दैट डज नॉट मीन कि सबको बनना चाहिए। राहुल द्रविड़ भी बन सकते हैं और लता मंगेशकर भी बन सकते हैं, बस जिस फील्ड में भी जाएं उसमें एक्सेल करें। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे इस बार। यानी कि रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से ये सवाल आपसे पूछा गया होगा क्योंकि आप इंजीनियर हैं, आप आईआईटी से हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसका एक रियल वर्ल्ड से लिंक है। तो एस्पिरेंट्स को इस हाँ तरह जी, के सवालों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। और जहां तक आपके बिल्कुल। सेकंड इंटरव्यू का थोड़ा टफ होने का सवाल है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उन्हें मालूम है कि अब आप पहला नहीं है, सेकंड इंटरव्यू है, सो यू मस्ट बी टफ एंड अप बाय नाउ। हाँ, हाँ, यू शुड बी, हाँ, यू शुड बी, मतलब हैविंग दैट ग्रेट, आपके पास एक एक्सपीरियंस है। एंड मोर ओवर मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा एक प्रोसेस था, क्योंकि मुझे समझ में आया कि ठीक है, आप स्ट्रेस में आप कैसे रिएक्ट करते हो, वो चीज़ भी एक पता चलनी चाहिए हम लोगों को। क्योंकि अगर अब तो मैं जा रही हूँ सर्विसेज में, क्योंकि पहले ये था कि ठीक है, अगर मैं जॉइन करती हूँ सर्विसेज तो हाउ वुड बी आई एबल टू हैंडल चैलेंजिंग सिचुएशंस। तो अच्छा ही था ये एक ओवरऑल एक्सपीरियंस कि ऐसा क्वेश्चंस थे। तो रिजल्ट आने के बाद कैसा लग रहा है आपको, और क्या रिएक्शन है आपके घर परिवार वालों का? स्टैंडर्ड सवाल है बट पूछना पड़ेगा मुझे। हाँ जी, थोड़ा तो सरियल सा एक्सपीरियंस है, और मैं कहूँगी कि सर ये जो मेरा प्रोसेस था 3 साल का, थोड़ा टेस्टिंग था। क्योंकि कहते हैं कि आईआईटी से थी मैं, और मतलब मेरे 10th-12th में भी अच्छे मार्क्स थे, तो कहते हैं ना कि फेलियर को मैंने कभी उतना क्लोज़ली नहीं देखा था। और जब मैं इस बार ऐसे प्री नहीं निकला था या फिर पिछले साल भी नहीं हो पाया था, तो ऐसे में मैं थोड़ी-सी जब निराश होती थी, तो मैंने नोटिस किया है कि किस हद तक हमारे पेरेंट्स मतलब एकदम हमारी दीवार बन के खड़े होते हैं। मुझे मेरी माताजी की लाइनें याद आती थी कि आधी छोड़ सारी को धावे और आधी मिले न सारी पावे। मतलब यही समझाती थी कि किसी चीज को बीच में मत छोड़ो, मतलब उसको जब तक तुम्हारे अंदर जान है, हिम्मत है, जोश है, जज्बा है, तब तक करते रहो। तो अब वही है, अब मेरी माताजी वही चीज मुझे दोहराती हैं कि देखो, मैं समझाती थी ना कि नहीं छोड़ना चाहिए था बीच में। तो सब एकदम खुश हैं इस वक्त। तो पर अब ठीक है, ये खुशी अच्छी बात है, पर अब जो जिस चीज़ के लिए मैंने ये जॉइन किया था, मुझे लगता है कि मैं कैपेबल रहूँ, और इसको अपने इस पूरी जो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको एकदम कर्तव्यनिष्ठा और धर्मनिष्ठा एकदम अच्छे से इसका पालन करूँ। बिल्कुल, मुझे आपसे बातचीत करके ये यकीन तो हो गया है कि आप एक बहुत अच्छी ऑफिसर बनेंगी, एंड आप देश का नाम रोशन करेंगी, अपने राज्य का, अपने परिवार का, सभी का नाम रोशन करेंगी। गुंजन जी, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम फॉर स्टडी आईक्यू। एंड एट लास्ट, इफ यू वुड लाइक टू ऐड एनीथिंग फॉर द एस्पिरेंट्स, प्लीज फील फ्री, अगर आप कोई संदेश उन्हें देना चाहें
थैंक यू सर, थैंक यू वंस अगेन। मैं एस्पिरेंट्स के लिए सर यही बोलूंगी कि मैं वही है, ये थोड़ा क्लिशेड होगा, सारे ही लोग बोलेंगे, पर मैं बस यही बोलूंगी कि आप जिस चीज के लिए तैयारी करने के लिए आए हैं, ये थोड़ा सा मतलब आप छोटी एग्जाम नहीं है, मतलब आपको एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो छोटी छोटी चीजों से घबराए नहीं। और मेरे पिताजी को वीर रस की कविताएं सुनाने का बहुत शौक है, तो वो मुझे ऐसे ही सुनाते रहते थे। तो एक रामधारी सिंह दिनकर जी की, रश्मि रथी की एक कविता है, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो मैं स्टूडेंट्स को भी यही बोलूंगी, वो 4 लाइनें सुना करके, कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो आप लोग भी मत डरिएगा, लगे रहिएगा। थोड़ा सा टफ भी टाइम आएंगे, थोड़े लोज आएंगे, हाइज भी आएंगे, सबको अच्छे से करिएगा, बैलेंस बनाए रखिएगा अपनी प्रिपरेशन में भी, अपने लाइफ में भी, और लगे रहिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, एंड इसी के साथ हम थैंक अलविदा यू सर। से।